हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं जीएसटी में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर का रिवीजन। इस चैप्टर में बेसिकली दो सेक्शन हैं, सेक्शन 35 एंड सेक्शन 36। तो पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 35 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आपको कौन से अकाउंट्स और अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी कंप्लायंस। तो इसमें पहला सबसेक्शन पढ़ते हैं, सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1। हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो उसने अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर कर रखा है, उस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखने होंगे, अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने होंगे। और वो अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें उसको कवर करनी पड़ेंगी, मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड्स उसको मेंटेन रखने पड़ेंगे। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स कितना हुआ, इसके रिगार्डिंग उसको प्रॉपर अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा। इसके अलावा इनवर्ड सप्लाई कितनी हुई है और आउटवर्ड सप्लाई कितनी हुई है, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई का रिकॉर्ड उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और अब उसके पास स्टॉक कितना है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और उसने आईटीसी कितनी अवेल की और आउटपुट टैक्स कितना पेबल है और कितना पे कर दिया, इस बात का रिकॉर्ड हर रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी में मेंटेन रखना पड़ेगा। अब अगर अभी हमने बात की ये सारे रिकॉर्ड्स कहां पर मेंटेन रखने हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन रखने हैं। लेकिन अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस है तो रिस्पेक्टिव प्लेस के बुक्स और रिकॉर्ड्स रिस्पेक्टिव प्लेस पर मेंटेन रखे जाएंगे। ठीक है, तो प्लेस ऑफ बिजनेस अगर मोर देन वन है तो फिर रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस के बुक्स और रिकॉर्ड्स रिस्पेक्टिव प्लेस पर मेंटेन किए जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 35 का सबसेक्शन 2 प्लस रूल 58। अब इस यहां पर हम वेयर हाउस कीपर की बात करेंगे। वेयर हाउस कीपर को कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, तो जो पर्सन जो ओनर है या ऑपरेटर है किसी वेयर हाउस का या गोडाउन का, तो उसको चाहे वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, उसको कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे कि कितने पीरियड के लिए उसके गोडाउन और वेयर हाउस में कोई गुड्स वेयर हाउसिंग पीरियड में रह रहा है, तो वो पीरियड उसको मेंशन करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर गुड्स उसके वेयरहाउस और गोडाउन के अंदर कितने टाइम पीरियड तक रहा। इसके अलावा वो गुड्स का डिस्पैच कब हुआ, मूवमेंट कब हुआ, रिसिप्ट कब हुआ और डिस्पोजल कब हुआ, इस बात के सारे रिकॉर्ड्स उस ऑनर और वेयरहाउस कीपर को, ऑपरेटर को मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब ये रिकॉर्ड उसको किस मैनर में मेंटेन रखने पड़ेंगे, उसको सारे गुड्स आइटम वाइज एंड ऑनर वाइज मेंटेन रखने पड़ेंगे। देखिए, गोडाउन और वेयर हाउस में अलग अलग लोग अपना गुड्स रखते हैं, तो आइटम वाइज मेंटेन रखना होगा और ऑनर वाइज भी मेंटेन रखना होगा वेयर हाउस कीपर को वो सारा गुड्स। अब प्रॉपर ऑफिसर उसका कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन कर सकता है और उसको ये सारे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने होंगे ऑन डिमांड। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टर को कौन से गुड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे, चाहे वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, रिकॉर्ड तो उसको मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे कि उसने कौन से गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया, कौन से गुड्स की डिलीवरी दे दी, या अभी तक उसके पास कौन से गुड्स स्टोर हो रखे हैं। ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी से उसको कौन से गुड्स मिले थे, कंसाइनर से रिसीव हुए, उसने कंसाइनी को ट्रांसपोर्टेशन करके डिलीवर कर दिए, वो सारे गुड्स का उसको रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा प्रेस्क्राइब्ड मैनर में। अब ट्रांसपोर्टर की एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, तो ईच ब्रांच के लिए ये रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाएगा। ईच ब्रांच, उसकी जितनी काफी सारी ब्रांचेस हो सकती है, तो ईच ब्रांच के लिए ये सारे रिकॉर्ड उसको मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पर अभी हमने ऊपर पढ़ा वेयर हाउस कीपर चाहे जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। और यहाँ पर हम ट्रांसपोर्टर की बात कर रहे हैं तो उसको भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, चाहे वो जीएसटी कानून में रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है। ठीक है, अब हम दोनों की बात करते हैं, वेयर हाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर दोनों की बात करते हैं। उनको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। अगर वो जीएसटी कानून में अनरजिस्टर्ड है तो उनको अपने बिजनेस की डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिकली। इसके लिए उनको फाइल करना पड़ेगा फॉर्म ENR01, इनको अपलोड करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं या कमिश्नर के नोटिफाइड फैसिलिटेशन सेंटर पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल ऑनलाइन वैलिडेट होंगी, चेक होंगी, फिर इनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाएगा। देखिए, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इनको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो जाएगा और ये इनको कम्युनिकेट हो जाएगा। अब कोई ट्रांसपोर्टर है या वेयरहाउस कीपर है जिसको ENR
अलॉट हो चुका है, यूनिक एनरोलमेंट नंबर अलॉट हो चुका है, तो वो एनरोल्ड है, एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में वो एनरोल्ड हुआ, तो क्या उसको अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए भी एनरोल्ड माना जाएगा? यस, माना जाएगा। फिर बात करते हैं ये जो एनरोलमेंट है इनको कराना मैंडेटरी है वेयर हाउस कीपर और ट्रांसपोर्टर को। अगर वो जीएसटी कानून में अनरजिस्टर्ड है तो ये एनरोलमेंट इनको कराना मैंडेटरी है। अब पढ़ते सेक्शन 35 सबसेक्शन 3, रीड विथ रूल 56। ठीक है, तो रूल 56 क्या बोलता है कि एडिशनल अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे हर रजिस्टर्ड पर्सन को। पहले हम जनरल पढ़ते हैं, हर रजिस्टर्ड पर्सन को क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। देखिए, अगर वो उन्होंने कुछ गुड्स और सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है उसका रिकॉर्ड उनको मेंटेन रखना पड़ेगा, ये एडिशनल रिकॉर्ड पढ़ रहे हैं हम। और इसके अलावा किसी सप्लाई पर आरसीएम एप्लीकेबल है तो वो सप्लाई की डिटेल उनको मेंटेन रखनी पड़ेगी और इससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट मेंटेन रखने पड़ेंगे। टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये सब कुछ मेंटेन रखना पड़ेगा। रेसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर सब मेंटेन रखने पड़ेंगे। ये सब हम टैक्स इनवॉइस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फिर इनको अगर एडवांस रिसीव हुआ है उसका सेपरेट अकाउंट मेंटेन रखना पड़ेगा, और अगर वो इन्होंने एडवांस पे किए हैं या कुछ एडजस्टमेंट किया है उसकी भी डिटेल इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जिन सप्लायर्स से इन्होंने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई रिसीव की है उन सप्लायर्स की भी डिटेल इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी, और जिनको इन्होंने सप्लाई दी है गुड्स और सर्विसेज की, जिन रेसिपिएंट्स को इन्होंने सप्लाई दी है उन रेसिपिएंट्स की भी नेम और कंप्लीट एड्रेस सब मेंटेन रखना पड़ेगा। देखिए, सप्लायर्स का भी नेम और कंप्लीट एड्रेस इनको मेंटेन रखना पड़ेगा और रेसिपिएंट का भी इनको नेम और कंप्लीट एड्रेस मेंटेन रखना पड़ेगा जिन रेसिपिएंट्स को ये सप्लाई दे रहे हैं गुड्स और सर्विस की। अब एक बात और समझते हैं, कंप्लीट एड्रेस इनको इसका भी मेंटेन रखना पड़ेगा जहां पर वो प्रीमाइसेस जहां पर ये अपना गुड्स स्टोर रखते हैं उस प्रीमाइसेस का भी इनको कंप्लीट एड्रेस मेंटेन रखना पड़ेगा। अब एक बात और समझते हैं, इंक्लूडिंग गुड्स स्टोर ड्यूरिंग ट्रांजिट, वो गुड्स ट्रांजिट में है लेकिन थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसको उन्होंने स्टोर किया है, उसकी भी डिटेल इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब एक बात समझते हैं, अगर इन्होंने अदर देन डिक्लेयर्ड प्लेस पर गुड्स स्टोर किया, अगर इन्होंने ये टैक्सेबल गुड्स स्टोर तो किया लेकिन अदर देन डिक्लेयर्ड प्रीमाइसेस पर किया, तो क्या माना जाएगा कि ये प्रॉपर ऑफिसर इनका टैक्स पेबल डिटरमाइन करेगा, ये मानते हुए कि इन्होंने ये गुड्स सप्लाई कर दिया है। अब हम समझने जा रहे हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन को अदर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रखने पड़ेंगे, लेकिन ये बात कंपोजिशन सप्लायर पर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये बात कंपोजिशन सप्लायर पर एप्लीकेबल नहीं है, सारे रजिस्टर्ड पर्सन पर एप्लीकेबल है। उनको कुछ अदर रिकॉर्ड्स भी मेंटेन रखने पड़ेंगे, जैसे उनको अपने स्टॉक की डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी, उनको कितना गुड्स रिसीव हुआ, कितना उन्होंने सप्लाई कर दिया, प्रॉपर स्टॉक की डिटेल इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। इनका स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या था और इनको गुड्स रिसीव कितना हुआ, सप्लाई कितनी दी, कोई गुड्स लॉस्ट हुआ क्या, या चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, राइट ऑफ कर दिया, या इन्होंने फ्री सैंपल और गिफ्ट के तौर पर बांट दिया, तो सारे डिटेल जो स्टॉक से रिलेटेड है वो इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, चाहे रॉ मटेरियल, चाहे फिनिश गुड्स हो, चाहे स्क्रैप हो, कोई वेस्ट जनरेट हुआ, इसकी भी इनको डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी। फिर इनको टैक्स की डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी, स्टॉक डिटेल और टैक्स की डिटेल इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी कि इनका टैक्स पेबल कितना है, इंक्लूडिंग अगर ये रेसिपिएंट है और आरसीएम में इनकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, चाहे सेक्शन 93 वाला आरसीएम है, चाहे सेक्शन 94 वाला आरसीएम है, आरसीएम का भी इनको टैक्स पेबल का रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। इन्होंने टैक्स आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को पे कितना किया, इनका इनपुट टैक्स कितना बनता है, इन्होंने आईटीसी कितनी क्लेम की, और इनको टैक्स इनवॉइसेस का रजिस्टर मेंटेन रखना पड़ेगा, और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डिलीवरी चालान वगैरह इन्होंने कितने इशू किए और इनको कितने रिसीव हुए किसी भी पर्टिकुलर पीरियड में, इस बात का इनको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। तो अभी हमने जो बात की वो क्या की, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है बट वो कंपोजिशन सप्लायर नहीं है, उसको अदर रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। उसमें हमने फर्स्ट पढ़ा स्टॉक की डिटेल और दूसरा पढ़ा टैक्स की डिटेल, इनको प्रॉपर्ली मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं हम एजेंट के एंगल से। एक एजेंट को कुछ अकाउंट्स मेंटेन रखने पड़ेंगे। क्या मेंटेन रखने पड़ेंगे? जिन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर ये एजेंट काम कर रहा है उससे इस एजेंट ने अथॉराइजेशन लिया है क्या एजेंट बनकर काम करने का, वो अथॉराइजेशन
के पर्टिकुलर्स इसको मेंटेन रखने पड़ेंगे ईच प्रिंसिपल के लिए। अगर ये एजेंट मान लीजिए एक से ज्यादा प्रिंसिपल के लिए भी काम कर रहा है, चाहे एक के लिए काम कर रहा है, चाहे एक से ज्यादा प्रिंसिपल्स के लिए काम कर रहा है, उनसे रिसीव्ड ऑथोराइजेशन के पर्टिकुलर्स इस एजेंट को मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, और उन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर इनको इस एजेंट को जो गुड्स रिसीव हुआ, वो भी गुड्स और सर्विस रिसीव हुई, वो इसको मेंटेन रखनी पड़ेगी, और उसका गुड्स और सर्विस का डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी वगैरह गुड्स की, ये सब मेंटेन रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर इसने कौन सा गुड्स और सर्विस की सप्लाई दी है, वो सब इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। वो जो सप्लाई दी है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उस गुड्स और सर्विस का डिस्क्रिप्शन क्या है, वैल्यू क्या है, और गुड्स वगैरह की क्वांटिटी क्या है, ये सब इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। ये एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी सप्लाई दे रहा है या ले रहा है, चाहे गुड्स की चाहे सर्विस की, एजेंट को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं प्रिंसिपल के साथ इसका जो अकाउंट है, उस अकाउंट की डिटेल इसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखनी पड़ेगी। मतलब इसके प्रिंसिपल के साथ क्या ट्रांजैक्शन है, उसका अकाउंट इसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखना पड़ेगा। और इसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर जो भी सप्लाई दी है, उसका टैक्स क्या है, रिसिप्ट पर या सप्लाई पर। ठीक है, जो भी इसने टैक्स पे किया, रिसिप्ट पर हो सकता है आरसीएम में टैक्स दिया हो, और सप्लाई पर आउटपुट टैक्स इसने अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर दिया हो, तो उसकी भी डिटेल इसको मेंटेन रखनी पड़ेगी। अब पढ़ते मैन्युफैक्चरर को प्रॉपर्ली प्रोडक्शन अकाउंट मेंटेन रखने पड़ेंगे मंथली बेसिस पर। ठीक है, और उसमें प्रोडक्शन की क्वांटिटेटिव डिटेल प्रॉपर्ली मेंटेन रखनी पड़ेगी कि कितना प्रोडक्शन हुआ, और कितना रॉ मटेरियल और सर्विसेज गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हुए, और कितना वेस्ट और बाय प्रोडक्ट जनरेट हुआ। मैन्युफैक्चरर को ये सब डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी। फिर सर्विस प्रोवाइडर की बात करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर को भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने में जो भी उसको गुड्स यूज करना पड़ा, उसकी क्वांटिटेटिव डिटेल देनी पड़ेगी, और उसने कितनी इनपुट सर्विसेज यूटिलाइज की हैं उसकी डिटेल, और कितनी सर्विसेज इसने सप्लाई की हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर है, कितनी सर्विसेज इसने सप्लाई की हैं, इस बात का भी उसको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं वो पर्सन जो वर्क कॉन्ट्रैक्टर है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, उनको क्या डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी, तो उनको डिटेल रखनी पड़ेगी उन पर्सन्स की जिनके बिहाफ पर ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इन्होंने जो भी गुड्स और सर्विस रिसीव किया फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी वगैरह सब कुछ इनको मेंटेन रखना पड़ेगा। और जो इन्होंने गुड्स और सर्विस यूटिलाइज किया अपना इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, उसकी भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, वैल्यू, क्वांटिटी वगैरह मेंटेन रखनी पड़ेगी। और इन्होंने वर्क कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में क्या पेमेंट रिसीव किया है, इसकी भी डिटेल मेंटेन रखेंगे। और उन सप्लायर से जिनसे इनको गुड्स और सर्विस रिसीव हुआ है, उसका नेम और एड्रेस पूरा मेंटेन रखेंगे। तो जो पर्सन वर्क कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पर्सन एग्जीक्यूटिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इनको ये सारे अदर रिकॉर्ड मेंटेन रखने पड़ेंगे। अब बात करते हैं हम जो कैरियर है या क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है। ठीक है, उनको तो उनके कस्टडी में गुड्स रहता है, दूसरे लोगों का गुड्स उनकी कस्टडी में रहता है, तो दूसरे लोगों को बिहाफ पर इन्होंने क्या डिलीवरी और डिस्पैच किया, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड इनको मेंटेन रखना पड़ेगा। और जिन रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पर इन्होंने ये गुड्स अपनी कस्टडी में रखा है, उसकी सारी डिटेल इनको मेंटेन रखनी पड़ेगी। और इन्होंने कितने गुड्स की हैंडलिंग की, इसका भी इनको प्रॉपर अकाउंट रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर प्रॉपर ऑफिसर डिमांड करे तो ये सारी डिटेल उसको प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। फिर बात करते हैं हम ये अकाउंट्स रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन रखे जाएं, क्या मैन्युअली मेंटेन रखे जाएं या इलेक्ट्रॉनिकली भी मेंटेन किया जा सकते हैं। तो रिकॉर्ड जो है वो मैन्युअली भी मेंटेन किए जा सकते हैं, और आप चाहें तो उसको इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में भी मेंटेन रख सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ये रिकॉर्ड अगर मैनुअल फॉर्म में रखे जाए, मेंटेन किए जाए, तो ये सीरियली नंबर्ड होने चाहिए। ठीक है, और अगर ये मेंटेन किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो इनको ऑथेंटिकेट किए जाए बाय मींस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। इनको डिजिटल सिग्नेचर यूज करके इस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ऑथेंटिकेट किया जाएगा, और आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर ये सारा रिकॉर्ड, ये सारा डेटा मेंटेन रख सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हैं तो उसका प्रॉपर बैकअप आपको दूसरे प्लेस पर रखना चाहिए। तो प्रॉपर बैकअप
रिकॉर्ड्स का मेंटेन करें। क्यों? अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया या कोई एक्सीडेंट और नेचुरल कॉज की वजह से सारा डेटा उड़ गया तो बैकअप फैसिलिटी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। और इसके अलावा वो डिटेल सारी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी गई है उसको ऑथेंटिकेट किया जाए, हार्ड कॉपी में रखा जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में मेंटेन किया जाए। या तो हार्ड कॉपी मेंटेन की जाए या फिर इलेक्ट्रॉनिकली रीडेबल फॉर्मेट में उनको मेंटेन किया जाए। और उनके जो भी फाइल्स मेंटेन की गई हैं इलेक्ट्रॉनिकली, उनके पासवर्ड क्या है वो सारे मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर कोई कोड यूज किया गया है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी मेंटेन रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं उसको, अगर आप इंफॉर्मेशन को प्रिंट फॉर्म में भी रख सकते हैं, हार्ड कॉपी मेंटेन कर सकते हैं, तो वो भी करनी पड़ेगी। अगर कोई एंट्री चेंज की गई है, इरेज की गई है, इफेस्ट की गई है तो या ओवरराइट की गई है तो वो सबका रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पहले इनकरेक्ट एंट्री थी उसको ठीक किया गया, उसको स्कोर्ड आउट किया गया, चेंज किया गया उसमें, तो वो उसका प्रॉपर अटेस्टेशन होना चाहिए और करेक्ट एंट्री रिकॉर्ड की जाए। ठीक है। और अगर ये सारी बातें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो क्या इसका कोई लॉग मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन रखना पड़ेगा कि पुरानी एंट्री क्या थी और नई एंट्री क्या है। तो अगर रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए गए हैं तो ये सारी डिटेल मेंटेन रखनी पड़ेगी कि कौन सी एंट्री एडिट की गई है, पहले क्या था और अब क्या है, इसका लॉग बुक मेंटेन की जाएगी। और अगर रजिस्टर्ड पर्सन से प्रॉपर किसी अदर लॉ में कोई डॉक्यूमेंट और भी मेंटेन करता है अदर लॉ में, तो फिर अगर प्रॉपर ऑफिसर उससे वो डिमांड करे तो वो अदर रिकॉर्ड जो उसने मेंटेन किए अदर लॉ में वो भी उसको फर्निश करने पड़ेंगे। अब समझते हैं हम सब सेक्शन 6, सेक्शन 35 का सब सेक्शन 6। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन प्रॉपर अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पाया तो जो भी उसका गुड्स और सर्विस अनअकाउंटेड है, ठीक है, जो भी उसका गुड्स ऑन रिकॉर्ड नहीं है या सर्विस ऑन रिकॉर्ड नहीं है, अनअकाउंटेड है, तो उस सिचुएशन में माना जाएगा कि उसने वो गुड्स और सर्विस की सप्लाई कर दी है, ऐसा मान लिया जाएगा और उसका टैक्स पेबल प्रॉपर ऑफिसर कैलकुलेट कर देगा और उसकी डिमांड निकाल देगा। सेक्शन 73, सेक्शन 74 या सेक्शन 74A में उसकी डिमांड निकाल देगा, उसका टैक्स डिटरमाइन कर देगा जो कि उसको डिमांड के रूप में भरना पड़ेगा। अब समझते हम कि ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स जो मेंटेन किए गए हैं कितने टाइम तक प्रिजर्व रखने पड़ेंगे, तो इनका प्रिजर्वेशन पीरियड या हम बोले रिटेंशन पीरियड क्या है। तो ये सेक्शन 36 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में दे रखा है कि ये रजिस्टर्ड पर्सन को जो उसने अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं वो इसको रिटेन रखने पड़ेंगे कितने टाइम पीरियड तक। रेलेवेंट एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है उससे 6 साल तक। ठीक है, देखिए लॉ में तो दे रखा है एनुअल रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से 72 मंथ्स लिखा है और 72 मंथ्स का मीनिंग है 6 साल। इसको कंपेयर करो इनकम टैक्स से, डायरेक्ट टैक्स से। डायरेक्ट टैक्स में भी आप सेक्शन 44A भी पढ़ते हैं इनकम टैक्स का, वहां पर दे रखा है कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 6 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखी जाए। तो यहाँ पे भी यही बोल रखा है कि रेलेवेंट एनुअल रिटर्न फाइल होने की ड्यू डेट से 6 साल तक आपको ये अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं। लेकिन अगर कोई अपील चल रही है या कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या कोई इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई ऑफेंस किया गया है उसके अगेंस्ट, तो उस सिचुएशन में रिटेंशन पीरियड ज्यादा हो जाएगा। तो वो कब तक मेंटेन रखने पड़ेंगे अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स, यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए गए हैं और उसमें से जो भी लेटर है, जो भी लंबा टाइम है, तब तक ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने पड़ेंगे। तो कब तक रखने पड़ेंगे? अपील, रिवीजन और इन्वेस्टिगेशन के मामलों में आपको अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कब तक रिटेन रखने पड़ेंगे? जब तक वो अपील या रिवीजन या प्रोसीडिंग्स का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, उसके भी 1 साल तक आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। और दूसरी टाइम लिमिट क्या है? वही जो ऊपर 72 मंथ्स थी। तो इन दोनों में से जो भी विचेवरेस लेटर है, मतलब लंबे टाइम पीरियड तक आपको ये फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ जाएंगे। तो इसके साथ ही कंप्लीट हुआ आपका अकाउंट्स और रिकॉर्ड चैप्टर का रिवीजन।